ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, समझिए ये विरोध करने की एक पूरी प्लेबुक है। आज हम असहयोग आंदोलन की उस स्ट्रैटेजी को समझेंगे जिसने एक साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। सोचकर देखिए, बिना हथियार उठाए एक इतने बड़े, इतने शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती कैसे दी जा सकती है। यही तो वो सवाल है जो असहयोग आंदोलन को इतना खास बनाता है। इसकी असली ताकत गोलियों में नहीं, बल्कि इसकी रणनीति में थी। तो इस प्लेबुक को ठीक से समझने के लिए हम पहले विद्रोह की उस चिंगारी को देखेंगे, फिर गांधी जी के सिद्धांतों को जानेंगे, विरोध के तरीकों पर गौर करेंगे, इसके अचानक हुए हिंसक अंत की पड़ताल करेंगे और आखिर में इसकी असली विरासत को समझेंगे। हर बड़े आंदोलन के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो चलिए सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आई कि पूरे देश ने एक साथ नहीं कहने का फैसला कर लिया। सिर्फ 1.5 साल के अंदर 2 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने हिंदुस्तान के सब्र का बांध तोड़ दिया। पहले रॉलेट एक्ट ने इंसाफ की उम्मीद छीनी और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भरोसे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और बस यही वो जमीन थी जिस पर असहयोग की नींव रखी गई। जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी के लिए ब्रिटिश हुकूमत न्याय की प्रतीक नहीं रही, बल्कि वो एक शैतानी ताकत बन गई थी। और उनका ये कहना कि इस सरकार से सहयोग करना पाप है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये एक नैतिक ऐलान था। तो हर प्लेबुक के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं, और इस आंदोलन के भी थे। चलिए अब उन 3 सिद्धांतों को जानते हैं जो इस पूरे मूवमेंट की आत्मा थे। सत्याग्रह का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं था, ये थी सत्य की शक्ति। मतलब इसका सीधा सा मतलब था कि अगर आप सच के साथ हैं तो आपको अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए हिंसा की जरूरत ही नहीं है। आपकी सच्चाई ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। स्वराज का लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों से आजादी पाना नहीं था, इसका एक बहुत गहरा मतलब था खुद पर राज, यानी देश भी आत्मनिर्भर बने और देश का हर नागरिक भी। ये राष्ट्रीय और व्यक्तिगत आजादी का एक अनोखा संगम था। और इन सब के ऊपर एक नॉन नेगोशिएबल रूल था, एक ऐसी शर्त जिसे किसी भी कीमत पर तोड़ा नहीं जा सकता था, अहिंसा। गांधी जी का संदेश बिल्कुल साफ था, वो हमें उकसाएंगे, हम पर हमला भी करेंगे, लेकिन हम हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि असली नैतिक जीत तो उसी में है। तो सिद्धांत तो बन गए, पर उन्हें असल में अमल में कैसे लाया गया? चलिए अब इस प्लेबुक के असली पन्नों को पलटते हैं, जहां पर एक्शन प्लान लिखा था। ये एक सिंपल सा 4 स्टेप प्लान था। पहले उनके सिस्टम को बॉयकॉट करो, फिर उनके सामान को बॉयकॉट करो, साथ ही स्वदेशी अपनाओ यानी आत्मनिर्भर बनो, और आखिर में अपने समाज की बुराइयों को खत्म करो। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता था। पहला कदम था ब्रिटिश राज की रीढ़ की हड्डी पर चोट करना। सोचकर देखिए, जब वकील अदालत जाना छोड़ दें तो उनका जस्टिस सिस्टम ठप, जब स्टूडेंट स्कूल छोड़ दें तो आने वाली नौकरशाही खत्म, और जब लोग अपनी उपाधियां और टाइटल्स लौटा दें तो सरकार का सारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाए। ये प्रशासन को अंदर से खोखला करने की रणनीति थी। ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, ये एक इकोनॉमिक वॉर भी थी। विदेशी कपड़े का हर बॉयकॉट ब्रिटेन की मिलों पर एक चोट थी, और घर में काता गया हर धागा आज़ादी की तरफ एक कदम। चरखा वो सिर्फ एक औजार नहीं था, वो आर्थिक स्वतंत्रता और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। देखिए, ये सिर्फ सरकार के खिलाफ एक आंदोलन नहीं था, ये तो समाज के अंदर एक क्रांति थी। क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि शहरों के पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ गांव का किसान, मजदूर, हर कोई राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन रहा था। इस एक चीज ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब लग रहा था कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, आंदोलन अपने पीक पर था, तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ एक हिंसक घटना ने पूरे देश के इस अहिंसक आंदोलन पर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। 4 फरवरी 1922। इतिहास की किताबों में ये सिर्फ एक तारीख है, लेकिन उस दिन चौरी चौरा नाम की एक छोटी सी जगह पर जो हुआ ना, उसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। हुआ ये कि पुलिस ने गोली चला दी, और इसके बाद भीड़ का सब्र टूट गया। गुस्से में आकर लोगों ने वही किया जिसे करने से गांधी जी ने सख्ती से मना किया था। उन्होंने हिंसा का रास्ता चुना।
पुलिस स्टेशन में जो आग लगी, उसने सिर्फ 22 पुलिसकर्मियों की जान नहीं ली, उसने अहिंसा के उसूल को भी राख कर दिया। नेहरू जी का ये एक शब्द अचानक उस वक्त की पूरी भावना को बता देता है। सोचिए, पूरे देश में एक अलग ही जोश था। सबको लग रहा था कि बस आज़ादी 1 साल दूर है। ऐसे में आंदोलन का रुक जाना एक बहुत बड़े झटके जैसा था। और यहाँ गांधी जी के नेतृत्व का सबसे बड़ा टेस्ट था। उन्होंने कामयाब हो रहे आंदोलन को एक झटके में रोक दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके सिद्धांतों के खिलाफ चला गया था। उनके लिए आज़ादी पाने का तरीका आज़ादी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो सवाल उठता है कि क्या ये एक विफलता थी? क्या लाखों लोगों का संघर्ष बेकार गया? या फिर ये हार आने वाली एक बहुत बड़ी जीत की तैयारी थी? चलिए इस आंदोलन की असली विरासत को समझते हैं। हाँ, ठीक है, आंदोलन अपने तात्कालिक लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया, पर इसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। इसकी सबसे बड़ी जीत पता है क्या थी? ये कि आज़ादी की लड़ाई अब कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये देश के हर घर, हर गांव तक पहुंच गई। राष्ट्रवाद अब एक जन आंदोलन बन चुका था। और इसका असर आंकड़ों में साफ दिखता है। 1945 तक भारत में बिकने वाले 76% कपड़े, यानी हर 4 में से 3 कपड़े भारत में ही बने थे। असहयोग आंदोलन ने जो आत्मनिर्भरता का बीज बोया था ना, वो अब एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था। गांधी जी की रणनीति एक मैराथन थी, स्प्रिंट नहीं। इसे कहते हैं संघर्ष विराम संघर्ष। मतलब पहले लड़ो, फिर रुको, अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा करो और फिर एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो 1922 में आंदोलन का रुकना हार नहीं थी, वो एक रणनीतिक विराम था, एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक। और आखिर में बस एक सवाल, क्या कभी-कभी एक रणनीतिक विफलता ही आगे चलकर किसी की सबसे बड़ी जीत की नींव बन सकती है? ये सवाल हमें सिखाता है कि सफलता हमेशा वैसी नहीं दिखती जैसा हम सोचते हैं।